हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 45 है। आप कैसे पहचानेंगे कि मीटर एमआई टाइप का है, मतलब कि मूविंग आयरन टाइप का है या फिर मूविंग कॉइल टाइप का है। स्केल के प्रकार, टर्मिनल के मार्किंग, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह या फिर सभी। विजेंद्र का डी, सरिता का ए। इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। टर्मिनल के मार्किंग से भी हम लोग पहचान सकते हैं, स्केल के प्रकार से और मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह से भी। आज ही हम लोग देख लेंगे कि मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर है सबसे पहले, मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट आर मोर एक्यूरेट। ये आपको याद रखना है। मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पीएमएमसी, ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई, एक्यूरेट है तो इसका कॉस्ट भी हाई है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो रीडिंग स्केल होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इनपुट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। पावर कंजप्शन काफ़ी लो होता है। तो ये दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस है। केवल डीसी के लिए एक बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, जो हम लोग का पीएमएमसी है और एग्जांपल है इसका, ये डीसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और ईडी करंट डैम्पिंग हमने बताया, जितना भी इंस्ट्रूमेंट था सारा का मैंने डैम्पिंग बता दिया कि इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज होता है। तो यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग यूज होगा। और मूविंग आयरन में यहाँ पर देख सकते हैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ऑलरेडी हम डैम्पिंग सारा का बता चुके हैं कि किस में, किस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग यूज होगा। उसके बाद कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। यहाँ पर स्प्रिंग से हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों यूज कर लेते हैं। आगे हम लोग ये भी देखेंगे ग्रेविटी और स्प्रिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। जो ग्रेविटी और स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का फायदा नुकसान क्या है। डिफ्लेक्शन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली थीटा के, और यहाँ पर आई स्क्वायर के, ठीक है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एरर आता है वो एजिंग की वजह से, ज़्यादा पुराने होने पर परमानेंट मैग्नेट और जो हमारा स्प्रिंग है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो जाने के बाद, मतलब कि एजिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो एरर आता है वो हिस्टैरिसीस और स्टेप फील्ड की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। एसी करंट अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर हिस्टैरिसीस और स्टेप फील्ड लॉस दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एरर का ये दोनों वजह है, यहाँ पर स्प्रिंग और परमानेंट मैग्नेट वजह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जिसको आप लोगों को भली भांति देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हेमंत बोल रहे हैं किस बुक से पढ़ा रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग से ही प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसको फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने हर एक को बोल करके भी रखा है कि टेस्ट से पहले आप जो भी चैप्टर का टेस्ट होगा आगे उसको भली भांति पढ़ ले। अगला जो चैप्टर होगा वो जनरेटर का होगा, और इस बुक को आपको भली भांति पढ़ करके अगला टेस्ट देना होगा। और बुक हमने बोला था कि व्हाट्सएप नंबर पर जिसके पास नहीं है उसको सेंड कर दिया जाएगा, और जिसके पास है वो ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 46 का आंसर भी आना शुरू हो गया है। और लास्ट में हम दे देंगे अपना जो व्हाट्सएप नंबर दे है वो दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो नोट कर लेंगे और उनको बुक में भेज दूंगा। 46 का सी आंसर आ रहा है लोगों का। 46 का आंसर लोगों का सी आ रहा है, जो सही है, ठीक है। 46 सही है। धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यह है अस्थायी चुंबक। पहले भी बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर लिख दें। 47 का पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 47 का सी श्याम वर्मा का सबसे पहले आया। बिल्कुल सही होगा, सारे लोग आंसर सही होगा क्योंकि आप लोग पहले ही इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 भी आप लोग देख चुके हैं, इसको भी स्किप कर रहे हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आते हैं 49 में, आमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, ठीक है। 48 मैंने स्किप किया है, अब आप 49 देखिए। अमीटर को रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमीटर कॉइल के साथ श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं या फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। ऑलरेडी पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अमीटर का रेंज बढ़ाना है और आज भी डिस्कस किए थे। 49 का आंसर क्या आ रहा है, 49 का सबसे पहले श्याम का सी,
और फिर चंद्रशेखर का भी सी, अमीटर कॉइल के साथ समांतर में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। रत्न अम्ल, इसका आंसर ए आया नहीं, इसका आंसर जो होगा सही आंसर सी होगा। अमीटर कॉइल के साथ हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में, ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन और आज भी हम लोग देखे थे। अमीटर का रेंज बढ़ाना है तो यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसका वैल्यू कम होता है। कम रेजिस्टेंस इसलिए ताकि मैक्सिमम करंट जो है इधर से निकल जाए और कम से कम करंट हमारा अमीटर में जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, मूविंग कॉइल यंत्र क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं। मूविंग कॉइल में आपको बताना है 50 नंबर। श्याम का डी आ रहा है और चंद्रशेखर का भी डी आया, विनय का भी डी आ रहा है। सही होना चाहिए सारे ही लोगों का। एक राम वर्मा का आंसर और रतन अमलेश, फिर से इन दो स्टूडेंट का आंसर जो है गलत आ रहा है। आप लोग इसको ठीक कर लीजिए, इसका जो सही आंसर है डी होगा। मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं, तीनों गुण मौजूद होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में। अब मूविंग आयरन के लिए आपको बताना है, मूविंग आयरन कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ आकर्षण, सिर्फ विकर्षण या फिर आकर्षण विकर्षण दोनों। 51 काफ़ी सिंपल है। मूविंग आयरन का बिल्कुल बेसिक सबसे, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सॉरी मैंने दो टाइप का बता दिया। अब आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। दो टाइप होगा, एक आकर्षण और दूसरा विकर्षण। श्याम वर्मा का आंसर इस बार गलत हुआ है। ये दोनों होता है, आकर्षण विकर्षण दोनों टाइप का होता है मूविंग आयरन यंत्र, ठीक है। और आकर्षण विकर्षण दोनों टाइप होते हैं। विकर्षण को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें आता है रेडियल वेन और कॉन्सेंट्रिक आयरन वेन, ठीक है। ये जो है आकर्षण तो एक ही होता है, विकर्षण को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रेडियल वेन टाइप, रेडियल वेन टाइप, और सेकंड जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक आयरन वेन टाइप, ठीक है। तो आकर्षण विकर्षण दो टाइप और उसका फिर विकर्षण के दो टाइप, ये होता है मूविंग आयरन का टाइप। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र में नियंत्रित टॉर्क। अब यहाँ पर हम लोग को समझ लेना है स्प्रिंग कंट्रोल और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल, दोनों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। ये दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क है। 52 नंबर, स्प्रिंग नियंत्रण यंत्रों में जो नियंत्रण टॉर्क होता है, जो कंट्रोल टॉर्क होता है, वो क्या होता है, समायोजन आसानी से किया जा सकता है, समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है, या फिर हमेशा कांस्टेंट रहता है, या फिर लोड के साथ चेंज होते रहता है। 52 आंसर ए डी बी, लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, ए डी और बी। चंद्रशेखर का बी आया है और साथ में एक हेमंत का बी आया है। 52 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्प्रिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल होता है कहाँ, वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर स्पैंडल, इसको हम लोग जो बोलते हैं स्पैंडल बोलते हैं, जिस पर सारा चीज़ लगा होता है, और दो जो स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाया हुआ रहता है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो हमारा पॉइंटर है, जब करंट इसमें फ्लो करता है तो ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसको फिर से जब करंट हम लोग जैसे ही हटाते हैं ये फिर से रिटर्न होकर अपना ओरिजिनल पाथ पर आ जाता है। तो उसका वजह क्या है, उसका वजह ये स्प्रिंग होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर इस तरफ आएगा तो दूसरा स्प्रिंग वर्क करेगा। तो इस तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। जब डिफ्लेक्ट होता है हमारा पॉइंटर तो उसको फिर से रिटर्न वापस अपने स्थान पर ले आता है। इसके अलावे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो स्प्रिंग कंट्रोल होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो कंट्रोल टॉर्क है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा का, और ये जनरली पीएमएमसी में यूज होता है। और इसके अलावा इन एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज यूनिफॉर्म स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड ए लीनियर और इवनली स्पेस्ड स्केल।
ठीक है। जहाँ पर भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क या फिर स्प्रिंग या फिर ग्रेविटी कंट्रोल यूज करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा यूनिफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल पीएमएमसी में जो हमारा टीडी होता है या जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और जहाँ पर भी टॉर्क हम लोग को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूनिफॉर्म मिलेगा, वहाँ पर हम लोग ग्रेविटी ना यूज करके स्प्रिंग कंट्रोल यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है स्प्रिंग के लिए, जो मटेरियल यूज करते हैं जनरली फास्फोर ब्रोंज यूज किया जाता है, और इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है। जो हमारा स्प्रिंग के लिए मटेरियल होगा वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। मैंने बताया फास्फोर ब्रोंज होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, और नॉट सब्जेक्ट टू मच फैटिगू। ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा समय तक यूज करने से उसका जो अपना प्रॉपर्टी है लॉस हो जाए। फैटिगू का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु काफ़ी समय तक यूज कर रहे हैं तो उसमें क्रैक टाइप का या फिर वीकनेस या अपना जो ये प्रॉपर्टी होता है वो खोना स्टार्ट कर देता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए उस मटेरियल में, ताकि लंबे समय तक यूज किया जा सके। इसके अलावा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये भी काफ़ी लो होना चाहिए, और साथ में टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट भी काफ़ी लो होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, जहाँ पर भी हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क यूनिफॉर्म होता है वहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा, फास्फोर ब्रोंज का बना होता है। तीसरा, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए मटेरियल। चौथा, फैटिगो मतलब ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें फैटिगो का लक्षण नहीं पाया जाता हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होना चाहिए। ठीक है। तो ये 5 या 6 प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है स्प्रिंग कंट्रोल के लिए। और जो अगला क्वेश्चन है वो है ग्रेविटी नियंत्रण विधि। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ग्रेविटी जो कंट्रोल होता है इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। स्केल एक समान बटी होती है, आकार में बड़ा होता है, भार में हल्की होती है, या फिर इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। 53। विजेंद्र का ए आ रहा है, इसको ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं। हेमंत का भी ए आ रहा है। राम वर्मा का ए आ रहा है। चंद्रशेखर का ए आ रहा है। श्याम का भी ए आ रहा है। बिल्कुल सारे लोगों को पता है। इसको जो होता है ग्रेविटी नियंत्रण होता है, इसका ये एक डिसएडवांटेज है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते हैं, हमेशा सीधा खड़ा करके रखना होता है ताकि ग्रेविटी जो है सही से वर्क कर सके। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। और इसमें थोड़ा सा टॉर्क भी देख लेते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ए पिक्चर दिया हुआ है ग्रेविटी कंट्रोल का दिया हुआ है। ठीक है। इनिशियली हमारा 0 पर था ए, और उस समय जो कंट्रोल वेट है हमारा वो बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी लगा, और हमारा जो पॉइंटर था मूव करके इस पॉइंट पर चला आया, और इसके वजह से जो हमारा कंट्रोल कंट्रोल वेट है वो आ गया इस पॉइंट पर। ठीक है। जब कंट्रोल वेट इस पॉइंट पर आ गया तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा mg। ठीक है। और यहाँ पर होगा mg साइन थीटा। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा mg कॉस थीटा। तो टॉर्क हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क जो होता है वो इक्वल होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फोर्स इस पर लग रहा है वो mg साइन थीटा लग रहा है। और ये जो डिस्टेंस अगर इसको हम एन एल मान लें तो t बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा इंटू एल। तो यहाँ पर एल ए और जी ये तीन चीज़ तो हम लोग का कांस्टेंट रहने वाला है। तो हमारा जो टी है वो लीनियर नहीं आ रहा है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है साइन थीटा का। ठीक है। तो जहाँ पर भी स्केल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लीनियर होगा, जैसे कि पीएमएमसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लीनियर होता है। तो जहाँ जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा लीनियर होगा वहाँ पर हम लोग इस ग्रेविटी टाइप के कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला इसका डिसएडवांटेज हुआ, हर जगह पर इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका एडवांटेज हम लोग देखें, चीप है। ठीक है। कुछ इसमें लगना है नहीं, बहुत सस्ता है, और नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। स्प्रिंग में हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 लेना पड़ रहा था स्प्रिंग के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज नॉट डिटोरिएट विथ टाइम, टाइम के साथ किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम डिटोरिएशन नहीं आता है, और नॉट सब्जेक्ट टू फैटिगू। ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेज अगर इसका देखें तो कंट्रोलिंग टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है इसमें टीसी वो प्रोपोर्शनल आ रहा है साइन थीटा के। तो हमारा जो स्केल है ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्मली है। और इसके अलावा
इट इज नॉट सुटेबल फॉर यूज इन पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज नहीं होगा। और साथ में ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज इन वर्टिकल पोजीशन, मतलब हमेशा इसको सीधा ही रखना पड़ेगा, ठीक है, हॉरिजेंटली इसको हम लोग नहीं रख सकते, जो कि अभी आंसर में था। सो दैट द कंट्रोल वेट में ऑपरेट एंड आल्सो मस्ट बी लेवल्ड, अदरवाइज दे विल गिव ए जीरो एरर, अदरवाइज एरर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इसका कुछ डिसएडवांटेज हो गया, नॉन यूनिफॉर्म जो स्केल है वो, और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसको हॉरिजेंटली रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसके संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है? रासायनिक प्रभाव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 54, अब 54 आप लोगों को बताना है। 54 का ए आया है सबसे पहले श्याम वर्मा का, और रामचंद्र का भी ए आ रहा है, रतन अमलेश का सी आ रहा है। आंसर ए और सी के बीच वेरी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका सही आंसर होगा सी आया है, रत्न अमलेश का, चंद्रशेखर का, हेमंत का, सारे लोगों का आंसर सी ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एम्पियर घंटा मीटर। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। विक्षेपण टॉर्क मतलब कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किसमें विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर या फिर ऊर्जा मीटर? 55 नंबर। चंद्रशेखर का बी आया है और हेमंत का सी आया है। श्याम वर्मा का ए आ रहा है। तो ए, बी और सी 3-3 आंसर आ रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किसमें विद्युत स्थैतिक प्रभाव का यूज होता है? 55 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, वोल्ट मीटर। यहाँ पर वोल्ट मीटर सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, नियंत्रण टॉर्क को, कंट्रोल टॉर्क को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? विद्युत स्थैतिक, तरल दर्शन द्वारा, हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके या फिर तापीय विधि द्वारा। तो अभी हम लोग कंट्रोल टॉर्क के बारे में पढ़े हैं, 2 टाइप का पढ़े, ग्रेविटी भी और स्प्रिंग भी। यहाँ पर बताना है आपको आंसर कौन सा होगा 56 का। रत्न अमलेश का बी मिला है। एक रत्न अमलेश का आंसर आया है, उसके बाद हेमंत का सी आया है। रत्न अमलेश का आंसर बी और ए दोनों आ रहा है। उसके बाद विजेंद्र का ए आ रहा है। तो 2 टाइप का हमने कंट्रोल पढ़ा था, एक ग्रेविटी कंट्रोल और दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल। यहाँ जो सही आंसर होगा, अब सारे लोग आंसर सही आ रहा है, सी सही आंसर होगा। हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। हेयर स्प्रिंग यूज होता है नियंत्रण टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं क्या है? कंट्रोल, डिफ्लेक्टिंग या फिर डैपिंग टॉर्क। 3 टाइप का टॉर्क होता है, यहाँ पर तीनों का नाम दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोल टॉर्क और साथ में डैम्पिंग टॉर्क। 3 टाइप का होता है, तीनों का नाम है, और यहाँ पर बताना है कि मापन यंत्र के लिए जरूरी कौन सा है 57 में। 57 डी आया श्याम वर्मा का, चंद्रशेखर का डी, हेमंत का डी, और एक सी आया है विजेंद्र का। एक विजेंद्र का सिर्फ सी आया है, रत्न अमलेश का बी आया है। इसका जो सही आंसर होगा, मापन यंत्र में तीनों ही चीज चाहिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क, करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा, तब हम लोग रीडिंग देख पाएंगे कितना एम्पियर है या फिर कितना वोल्ट है। नियंत्रण कंट्रोल टॉर्क भी जरूरी चाहिए ताकि उस पॉइंटर को फिर से वो रिटर्न वापस अपने स्थान पर ले आए। उसके बाद डैम्पिंग टॉर्क इसलिए चाहिए ताकि वो जो वाइब्रेशन है, ठीक है, हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर जब मूव करके एक निश्चित पॉइंट पर आएगा तो यहाँ पर आने के बाद वाइब्रेशन होता है, तो इस वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क चाहिए।
तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही है 57 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 58। 58 है, विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है 58। रत्न अमलेश बोल रहे कंट्रोल टॉर्क मस्ट होता है, बिल्कुल तीनों का तीनों ही मस्ट होता है, तीनों के बिना बिल्कुल भी काम नहीं होगा। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं होगा तो कंट्रोल टॉर्क का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क सबसे पहले होना चाहिए, कंट्रोल टॉर्क सेकंड में होना चाहिए, और वाइब्रेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी आ रहा है, अमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, करंट मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 9, मूविंग कॉइल यंत्रों की तुलना में मूविंग आयरन यंत्रों की लागत क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है? ऊपर पढ़ चुके हैं सारा डिफरेंस जो था मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बीच, हर एक डिफरेंस को हम लोग देखे थे। अगर आपको याद है तो यहाँ पर 59 रिप्लाई करना है। 59 नंबर, हेमंत का बी आया है, चंद्रशेखर का बी आया है, रतन अमलेश का भी बी आया है, रामचंद्र का भी आंसर बी आ रहा है। 59 का बी होगा इसका। मूविंग कॉइल यंत्रों की तुलना मूविंग आयरन यंत्रों की लागत से कम होती है। ठीक है, मूविंग कॉइल यंत्रों की तुलना में मूवित आयरन यंत्रों की लागत कम होती है, सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मूविंग कॉइल यंत्र किस पर प्रयोग किए जाते हैं? तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं, और जब कंपेरिजन किए थे तो वहां पर भी लिखा हुआ था। मूविंग कॉइल किसके लिए यूज होता है? 60 का श्याम का बी, चंद्रशेखर का भी बी आ रहा है, और हेमंत का ए। जो मूविंग कॉइल होता है, मूविंग आयरन जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है, एसी और डीसी दोनों के लिए मूविंग आयरन दोनों के लिए यूज करते हैं, हेमंत और रतन दोनों आप ठीक कर लीजिएगा। और जो मूविंग कॉइल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति को मेजर करना है, टेकोमीटर बोलेंगे, वाट मीटर बोलेंगे, आमीटर, या फिर विद्युत किलोवाट आवर मीटर। क्वेश्चन नंबर 61। 61 का रतन अमलेश का ए और श्याम का डी, चंद्रशेखर का भी डी आ रहा है। 61 विद्युत शक्ति मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, डी इसका वोल्ट की शक्ति वाट जी। उसके बाद आते हैं 62। 60 विद्युत लिए विद्युतीय राशियों को मेजर करने के लिए प्रयुक्त मीटर कौन सा है? 2। अब आपको 62 का आंसर देना है, विद्युतीय राशियों को मेजर करने के लिए कौन सा है? माइक्रोमीटर, स्फेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, मापन यंत्र। पहले हो चुका है क्वेश्चन नंबर 62, और लोगों का आंसर सी मिलना स्टार्ट हो गया है, और आई थिंक सारे लोगों का आंसर सही होना चाहिए। 62 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मापन यंत्र हम लोग यूज करते हैं विद्युत राशि को मेजर करने के लिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, सूचक को शून्य स्थिति से डिफ्लेक्ट करने के लिए कौन सा टॉर्क चाहिए? सूचक को शून्य स्थिति से डिफ्लेक्ट मतलब पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करना है जीरो से एक निश्चित वैल्यू तक, तो कौन सा डिवाइस, कौन सा टॉर्क यूज करना होगा? और मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। क्वेश्चन ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चलने देते हैं। 63 अभी आप लोग को 12 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, टोटल 75 क्वेश्चन थे, टोटल
75 क्वेश्चन है तो 12 क्वेश्चन आप लोग को और अटेम्प्ट करना है। 63 का लोगों का आंसर ए आ रहा है। रामचंद्र का ए आया, रत्न अमलेश का, श्याम का, विजेंद्र का, हेमंत का। इसका तो सही आंसर होगा और डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा। काफी सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। कंट्रोल और डिफ्लेक्शन टॉर्क में अब किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? 64 विद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? इसके बाद अभी 11 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। उसमें ये प्रभाव प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 64 और डी एक आंसर आया है हेमंत कुमार का। नहीं, सारा नहीं होगा। विद्युत मापक यंत्र होता है उसमें सारा में चुंबकीय प्रभाव ही यूज होता है। बी इसका सही आंसर है। बाकी लोगों का आंसर ठीक आया है। बी इसका ठीक आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर आपको फिर से एक डिफिनेशन देखना है, ठीक है। पहले आप इंटीग्रेटिंग टाइप का डिफिनेशन देख चुके हैं, जो इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है उसका डिफिनेशन देख चुके हैं। यहाँ पर बताना है वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुल टोटल नहीं है, तत्कालिक है, ठीक है। तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूचक, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। ठीक है, पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटीग्रेटिंग यंत्र। 65 का सी और बी, रत्न अमलेश का सी, रामचंद्र का सी। यहाँ पर डिफरेंस समझना था, थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा इंटीग्रेटिंग यंत्र होता है वो टोटल वैल्यू मेजर करता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज हम लोग एनर्जी मीटर को हम लोग इंटीग्रेटिंग यंत्र बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सारा का एडिशन, और उसी से ये नाम आया है इंटीग्रेटिंग। जब इंटीग्रेटिंग रहेगा तो यहाँ पर टोटल लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर तत्कालिक मान है। जो रिकॉर्डिंग यंत्र होता है ये जो होता है इंस्टेंटेनियसली हर वैल्यू को, हर सेकंड के वैल्यू को शो करते हुए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रिकॉर्डिंग, बी। जिस जिस स्टूडेंट का आंसर बी है वो सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति में गतिमान है तो यह दोष क्या कहलाता है? तो ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 66 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। और इसके बाद अभी 9 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। जल्दी से आप इसका आंसर दे दें। 66 का सी, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती, एक सिंपल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, चकती 1 किलोवाट आवर एनर्जी खपत दर्शाने में इतना घूर्णन करती है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए उसको 3000 बार रोटेट करना पड़ता है, तो एक चक्कर में कितना ऊर्जा खपत होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67। 3000 बार रोटेट करता है तो उसका रीडिंग आता है 1000 वाट आवर, ठीक है। तो एक बार रीडिंग करेगा तो कितना आएगा? 1000/3000, और आंसर आने लगा है लो का। और आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 20, ये इसका सही आंसर है। 67 का सही आंसर ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। एक बीओटी इकाई किसके समतुल्य होती है? पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 68 प्रीवियस के लेक्चर्स में एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 68 का ए आया है सबसे पहले श्याम वर्मा, रत्न अमलेश का सबसे पहले, उसके बाद श्याम वर्मा का, फिर हेमंत और चंद्रशेखर गुप्ता। बिल्कुल सही आंसर 746 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि क्या करना होगा? उसके प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट करना होगा। ठीक से ओम मीटर को, प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर ले, उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले, संकेतक को शून्य प्रतिरोध होती समायोजित कर ले, और जो चौथा ऑप्शन है वो ऑल है 69 का।
श्याम का ए और हेमंत का डी, रत्न अमलेश का डी, और इसका सही जो आंसर होगा वो डी होगा। सारे लोग अपना आंसर करेक्ट कर लें। और सही है सारे लोगों का। सिर्फ श्याम का ए मिला था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के लिए कौन सा धातु यूज होता है? ठीक है, विद्युत मापक यंत्रों की कमानी के लिए कौन सा धातु यूज होता है? 70 नंबर अब आपको अटेंड करना है। इसका जो सही आंसर होगा 70 का फास्फोर ब्रोंज आ रहा है। दो स्टूडेंट का, हेमंत और विजेंद्र का डिफरेंट आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फास्फोर ब्रोंज, डी। डी इसका सही आंसर है। इससे पहले इरोका और नाइक्रोम वायर को बता चुके हैं प्रीवियस के लेक्चर्स में किस किस चीज़ से मिल करके बना होता है। और यहाँ पर एसी की शक्ति मापी जाती है वी आई कॉस फाई, वी आई साइन फाई, या फिर वी/आई। 71, 71 अब आपको देखना है। बी आंसर आ रहा है चंद्रशेखर का, रत्नमलेश का डी आ रहा है। शक्ति मेजर करना है, पावर। पावर के लिए आपको फार्मूला बताना है क्या होगा। विजेंद्र का डी आया और साथ में रत्न अमलेश का डी आया है। तो ए डी बिल्कुल भी आंसर नहीं हुआ। ए आर के लिए सिर्फ एक फार्मूला है यहाँ पर। अगर पावर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए वी/आई cos φ। सही आंसर जो होगा बी होगा। 71 का सही आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए कैसे जोड़ते हैं? शायद पीछे भी हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। 72 अटेम्प्ट कर ले। उसके बाद 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सी आया है चंद्रशेखर, रामचंद्र और रतन अमलेश का 3 का आंसर। और श्याम, विजेंद्र और चंद्रशेखर सारे लोग का आंसर सी आ रहा है। इसका सही आंसर जो होगा, अमीटर में बदलना है तो निम्न प्रतिरोध को 72 का सी सही आंसर है, निम्न प्रतिरोध की समांतर क्रम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। मूविंग आयरन यंत्र में स्थित रहता है क्या आयरन कॉइल, सूचक, या इनमें से कोई नहीं? मूविंग आयरन यंत्र में 73 क्या प्रेजेंट रहता है? चंद्रशेखर का बी आया है, कॉइल। और विजेंद्र, चंद्रशेखर, रतन सारे लोग आंसर बी आ रहा है। 73 का सिंपल क्वेश्चन था, बी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण निम्नलिखित में से किसे पढ़ सकेगा? 74 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण किसे पढ़ पाएगा? केवल डीसी या फिर एसी डीसी दोनों को, या फिर सिर्फ एसी को? 74 भी एक आसान क्वेश्चन है। अस्थायी चुंबक चल कुंडली, इसका पूरा जो नाम होगा पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी शायद सबको पता होगा पीएमएमसी किसे सिर्फ मेजर कर सकता है। 24 का अभी तक तो आंसर किसी किसी का डी और सी आया है, विजेंद्र और रतन अमलेश का। पर ए पीएमएमसी का फुल नेम है। आई थिंक अब आपको पता होगा पीएमएमसी जो होगा सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजर के लिए यूज होता है। इसका बी सही आंसर है। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन। 3 फेज 4 वायर परिपथ में शक्ति मापन हेतु कितने वाटमीटर यूज किए जाते हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन है। 75 का आंसर कौन सा होगा? 3 फेज 4 वायर परिपथ में शक्ति मापन हेतु उपयोग किए जाते हैं। 25 का सी आ रहा है। लोग का आंसर सी आ रहा है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।